Namaste, Jai Shri Ram. कैसे हैं आप सब लोग? Hope you are doing very well. So in today's video we are moving over to the next topic which is Cauchy sequence. Last lecture में हम लोगों ने convergence sequence को देखा था metric space के अंदर, और आज के lecture में हम लोग Cauchy sequence को देखेंगे, और हो सकता है कि हम लोग आज ही complete metric space को भी देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग किससे? Cauchy sequence के डेफिनेशन से। तो मान लेते हैं if D be a metric space ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट X, हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट X था जिसमें D हमारा क्या है? एक मेट्रिक स्पेस है। देन द सीक्वेंस, तो कोई सीक्वेंस हम लेते हैं Xn, इज सेड टू बी कॉची सीक्वेंस। ये Xn हमारा कब कॉची सीक्वेंस कहा जाएगा? इफ for every epsilon positive, epsilon greater than 0, that means epsilon positive, there exists a positive integer p such that d of xn comma xm less than epsilon for all n comma m is greater than p। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हमारी क्या कहती है? अगर हम लोग कोई D एक मेट्रिक स्पेस लेते हैं X में, ठीक है, तो कोई भी एक सीक्वेंस Xn वो हमारा कॉची सीक्वेंस कब बोला जाएगा? जब किसी एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए उसमें एक इंटीजर P एग्जिस्ट करे। ठीक है, उसमें एक इंटीजर P, पॉजिटिव इंटीजर P एग्जिस्ट करे, तो अगर हम लोग उस इंटीजर से बड़ा, ठीक है, उस इंटीजर से बड़ा कोई दो वैल्यू लेते हैं nm, और उसके बीच की जो डिस्टेंस होगी उस सीक्वेंस में वो क्या हो? इस एप्सिलॉन से छोटी है। ठीक है, जैसे P हम मान लेते हैं कि 5 मिला, ठीक है, तो 5 से छोटी, 5 से बड़ी या फिर उसके इक्वल हम लोग कोई दो वैल्यू ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 6 होगा और 7। तो जो x6 होगा और x7 इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कोई एप्सिलॉन की वैल्यू मान लेते हैं हम लोग, कुछ भी 8 लेके चलते हैं। ठीक है, बस आपके समझाने के लिए। तो अगर 8 लेके चलते हैं तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो 8 से छोटा आएगा, तो हम इसे क्या बोलेंगे? तो जो ये सीक्वेंस हमारे पास Xn गिवन होगा इसको हम बोलेंगे कि ये एक कॉची सीक्वेंस है। ठीक, तो ये कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन थी। इफ D be a metric on X, then the sequence Xn is said to be Cauchy sequence if for every epsilon positive there exists a positive integer P such that D of Xn comma Xm less than epsilon for all values of Nm greater or equals to P। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करिए, फिर इस पे एक बेस्ड इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो थ्योरम हमारे सामने गिवन है ये है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन मेट्रिक स्पेस इज कॉची सीक्वेंस बट कन्वर्स नॉट ट्रू। मतलब जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होते हैं सारे के सारे वो हमारे कॉची सीक्वेंस होते हैं, लेकिन जो कॉची सीक्वेंस होते हैं ये जरूरी नहीं है कि वो हमारे कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो, ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ किस तरीके से करेंगे? मान लेते हैं कि कोई Xn हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। पहले हम लोग क्या लेके चलेंगे कि Xn जो है वो हमारा क्या है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक, अब कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो हमें कन्वर्जेंट लेके चलना है और कॉची को प्रूफ करना है। तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है मैं आपको आगे बताऊंगी, उसमें ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मान लेते हैं कि Xn जो है हमारा वो कॉची सीक्वेंस है, किसमें? मेट्रिक स्पेस XD में। लेट Xn कन्वर्ज X करता है, मतलब Xn जो है वो कन्वर्ज टू X, Xn कन्वर्जेस टू X, जो Xn है हमारा वो कन्वर्ट करता है किस पे? X पे। तो हमें पता है कि कॉची कन्वर्जेंस सीक्वेंस की डेफिनेशन जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी उससे क्या होता है कि उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो लेस देन एप्सिलॉन होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे हम एप्सिलॉन बाय 2 लेके चल रहे हैं। मैंने आपको बताया था एप्सिलॉन बाय 2 हम कब लेते हैं? जब हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो यहाँ पे हम एप्सिलॉन बाय 2 लेके चल रहे हैं, इनके बीच की डिस्टेंस को ये एज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक, तो फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n0, जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की जो डेफिनेशन में थी, तो सच दैट d ऑफ xn कॉमा x लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। ठीक है, इसे हम एप्सिलॉन बाय 2 लेके चल रहे हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n इज लेस देन और इक्वल्स टू n0, इज ग्रेटर और इक्वल्स टू n0। ठीक, अब मान के चलते हैं कि कोई n और m दो वैल्यूज हैं जो n0 से क्या है? बड़ी है या फिर उसके इक्वल है। तो पहले के लिए तो हमने लिख लिया है कि उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो d ऑफ xn कॉमा x लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 होगा। अब m के लिए लिखेंगे तो d ऑफ xm कॉमा x लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 होगा। तो हमें पता है, क्या पता है? कि ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी से, ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी
ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी से डी ऑफ एक्स एन कॉमा एक्स एम क्या हो जाएगा, लेसर और इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स एन कॉमा एक्स प्लस डी ऑफ एक्स कॉमा एक्स एम। ठीक है, मैंने आपको पढ़ा रखा है ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी, सबसे पहले ही पढ़ा रखा था हमने। उसके बाद अब इन दोनों की वैल्यूज को हमें यहाँ पे पुट करना है, तो ये एप्सिलॉन बाय 2 हो जाएगा प्लस एप्सिलॉन बाय 2। यहाँ से हमें पता है कि ये लेसर और इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2 है, तो यहाँ से हम रखेंगे। अब डी ऑफ एक्स एम कॉमा एक्स एन, अब इसे अगर हम ऐड करें यहाँ से तो ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल, बचेगा सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन। तो डी ऑफ एक्स एन कॉमा एक्स एम लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एम एन लेसर और ग्रेटर और इक्वल टू एन नॉट। तो ये किसका कंडीशन होता है, ये कंडीशन होता है हमारे कॉची सीक्वेंस का। तो यहाँ से जो एक्शन होगा वो हमारा एक कॉची सीक्वेंस फॉर्म करेगा। ठीक, तो सबसे पहली चीज आपको क्या लेके चलनी, देखिए कॉची सीक्वेंस जब भी प्रूफ करने के लिए आए तब आपको ये ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी का यूज करना है। ठीक, और वहां पे आपको एप्सिलॉन बाय 2 लेके चलना है। अगर यहाँ पे आप एप्सिलॉन बाय 2 लेके नहीं चलते तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है कि 2 एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। जब आप 2 एप्सिलॉन कर देंगे तो क्या यहाँ से क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे तब हम एप्सिलॉन लेके चलेंगे। अगर यहाँ पे आप इस तरीके से करते हैं एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से हम एप्सिलॉन बाय 2 करेंगे अगर ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी का यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको दो वैल्यूज लेनी है जो हमारी ग्रेटर और इक्वल टू होंगी एन नॉट से, उन दोनों को इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा देना है। ठीक है, जो हमारा कन्वर्जेंस सीक्वेंस की प्रॉपर्टी होती है उस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा देना है। उसके बाद ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी को आपको लिखना है। देखिए ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी मैंने बता रखा था, ये और एक्सएन है एक्सएम है, तो आपको बीच में कोई एक वैल्यूज को और ले लेना है, इनको ऐड करेंगे तो ये साइड साइड वाला बचेगा, सिर्फ ये इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो यहाँ से इन दोनों की वैल्यूज को रख देना है, यहाँ से 2 एप्सिलॉन बाय 2 हो जाएगा, जहाँ से बचेगा सिर्फ एप्सिलॉन, और ये होता है हमारा किसमें कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन में। अगर कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन में हम ये लेके चले कि डी ऑफ एक्सएन कॉमा एक्सएम लेस देन 2 एप्सिलॉन, तो यहाँ पे आपको एप्सिलॉन बाय 2 करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा एप्सिलॉन करेंगे, यहाँ पे भी एप्सिलॉन एप्सिलॉन, और जब एप्सिलॉन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा यहाँ पे 2 एप्सिलॉन, तो वहाँ से भी ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक, तो आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पे क्या एज्यूम करके चलते हैं। अगर आप 2 एप्सिलॉन लेके चलते हैं तब आपको यहाँ पे एप्सिलॉन लेना है, अगर आप सिर्फ एप्सिलॉन लेते हैं यहाँ पे तब आपको क्या लेके चलना है कि एप्सिलॉन बाय 2 एप्सिलॉन बाय 2। ठीक, तो अब हम लोग एक काउंटर एग्जांपल लेंगे इसको प्रूफ करने के लिए, किसको, कि इसका कन्वर्स जो होगा वो 2 नहीं होगा, मतलब एवरी कॉची सीक्वेंस इज नॉट अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए। तो काउंटर एग्जांपल में जो हम लोग ले रहे हैं वो है कि लेट एक्स इक्वल टू 0,1, यहाँ पे देखिए ओपन इंटरवल है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल है। ओपन का मतलब ये एक्सक्लूडेड है, 0 की वैल्यू को हम लोग इसके अंदर नहीं लेंगे, लेकिन 1 की वैल्यू को इस सेट के अंदर लेंगे। लेते कि जो सीक्वेंस गिवन है वो 1/n है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n जो बिलोंग करती है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो हमें इसे प्रूफ करना है। पहले हम इसे प्रूफ करेंगे कि ये एक कॉची सीक्वेंस है, फिर प्रूफ करेंगे कि ये कॉची सीक्वेंस है लेकिन ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है। तो कॉची के लिए हम मान लेते हैं लेट डी बी अ मेट्रिक, यूजुअल मेट्रिक। ठीक है, यूजुअल मेट्रिक मान के चलते हैं हम लोग, यूजुअल मेट्रिक लेके चलते हैं। तो डी ऑफ एक्स एन कॉमा एक्स एम क्या हो जाता है, ये मॉड ऑफ एक्स एन कॉमा एक्स एम। अब यहाँ पे एक्स एन सीक्वेंस की जो वैल्यू गिवन है वो 1/n है, तो यहाँ से 1/n मॉड में -1/m हो जाएगा। इसको जब हम मॉड से ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/n प्लस 1/m। अब हमें ये पता है कि जब हम इसको सॉल्व करते थे तो डी ऑफ एक्स एन कॉमा एक्स एम को हम क्या लिखते थे, डी ऑफ एक्स एन कॉमा एक्स प्लस डी ऑफ एक्स एम कॉमा एक्स कॉमा एक्स एम। ठीक है, तो वही करेंगे, ये हमारा किसके इक्वल आएगा, लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2 एप्सिलॉन बाय 2 के। तो अब यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2, तो ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन। तो ये प्रूफ हो गया कि डी ऑफ एक्स एन कॉमा एक्स एम लेस देन एप्सिलॉन, सो दैट एक्स एन इज कॉची सीक्वेंस, एक्स एन हमारा कॉची सीक्वेंस है। अब हम लेके चलेंगे कि क्या ये एक्स एन जो है वो हमारा कन्वर्ज करता है कि नहीं कन्वर्ज करेगा, तो कैसे करेगा देखते हैं। तो नाउ अब हम लोग किसके लिए लेंगे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए, तो हम लोग लिमिट लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक, तो सीक्वेंस एक्स एन यहाँ से लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे 1/n। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को रखें इन्फिनिटी 1/n है, तो ये हो जाएगा 1/0 विच इज इक्वल्स टू 0, सॉरी 1/infinity विच इज इक्वल्स टू 0।
तो यहाँ से 0 वैल्यू आ रही है, तो क्या ये 0 जो है वो हमारा इस सेट के अंदर गिवन है, x इज इक्वल टू 0,1 है, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू 0,1, क्योंकि इस सेट में 0 एक्सक्लूडेड है, 1 इंक्लूडेड। ये देख रहे हैं ओपन इंटरवल का यूज किया गया यहाँ पे, ओपन का मतलब कि इसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा। तो जब 0 इसके अंदर आ ही नहीं रहा तो ये कन्वर्ज नहीं कर रहा, ये 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, मतलब इसकी जो लिमिट होगी वो 0 होगी। मैंने आपको बताया था लिमिट इस तरीके से xn, x करके हम लोग चलते थे d लेके, ठीक है। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो तो इस सेट के अंदर नहीं आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो है वो कन्वर्ज नहीं कर रहा है। मतलब ये सीक्वेंस जो हमारे सामने गिवन है ये कॉची सीक्वेंस तो है, लेकिन ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। अब देखिए जो थ्योरम हमारे सामने गिवन है ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो इसकी पहले वाली थी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो 1-2 साल के अंदर तो एक ना एक बार आ ही जाती है एग्जाम में। तो यहाँ पे जो गिवन है वो है इफ ए कॉची सीक्वेंस, अगर एक कॉची सीक्वेंस है, कॉची सीक्वेंस दैट मींस d ऑफ xn, xm लेस देन एप्सिलॉन, ये कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन में था। तो कोई कॉची सीक्वेंस है इन अ मेट्रिक स्पेस हैज कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, ठीक है, सब सीक्वेंस का यूज किया गया। कोई कॉची सीक्वेंस है तो उसके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है, उसका जो सब सीक्वेंस है कॉची सीक्वेंस का वो कन्वर्जेंट है, ये पता है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो कॉची सीक्वेंस होगा वो भी कन्वर्जेंट होगा। बात समझ में आई? कॉची सीक्वेंस है, इसके अंदर से हमने एक सब सीक्वेंस लिया, ठीक है, ये कन्वर्ज करता है, ये कन्वर्ज करता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये भी कन्वर्ज करेगा। तो हमें यही प्रूफ करना है कि अगर ये कन्वर्ज करेगा तो ये वाली चीज भी जो कॉची सीक्वेंस है वो भी कन्वर्ज करेगा, यही हमें प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे इसकी प्रूफिंग, देखिए। लेट एक्सन बी ए कॉची सीक्वेंस, हम मान लेते हैं कि एक्सन जो है वो एक कॉची सीक्वेंस है। उसके बाद xgn, इसका कोई सब सीक्वेंस लेते हैं जो xgn करके है। बी सब सीक्वेंस ऑफ xn, ये सब सीक्वेंस है किसका, xn का, ये सब सीक्वेंस है। यहाँ पे जो हमारे पास कॉची सीक्वेंस गिवन है xgn उसका सब सीक्वेंस है, जो कन्वर्ज करता है किस पे, x पे वो कन्वर्ज करता है। विच कन्वर्जेस टू x, जो हमारा कन्वर्ज करता है x पे। तो अगर xn कॉची सीक्वेंस है तो वो कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो कॉची सीक्वेंस की जो डेफिनेशन होती है क्या होती है, d ऑफ xn, xm लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ m, n ग्रेटर और इक्वल्स टू n1। क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर n1 लाई कर रहा है, तो ये दोनों वैल्यूज जो होंगी वो n1 से बड़ी या फिर उसके इक्वल होंगी। तो ये xn के लिए हमने यहाँ पे सीधे सीधे कॉची सीक्वेंस लिख दिया। अब हम इसको एक सीक्वेंस लेके चल रहे हैं xgn, जो कि सब सीक्वेंस है कॉची सीक्वेंस का, तो ये भी कन्वर्ज कर रहा है। तो अगर ये कन्वर्ज कर रहा है, मान लेते हैं कि x पे ये कन्वर्ज कर रहा है, तो अब कन्वर्जन की डेफिनेशन से, कन्वर्जन सीक्वेंस की डेफिनेशन से, देखिए यहाँ पे भी डेफिनेशन का यूज किया गया, यहाँ पे भी डेफिनेशन का यूज किया गया। तो कन्वर्जन सीक्वेंस की डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, जो कन्वर्ज कर रहा है, मतलब ये सीक्वेंस है, ये कन्वर्ज कर रही है x पे, तो d ऑफ xgn इस सीक्वेंस का, और जिस पे कन्वर्ज कर रहा है इसकी जो लिमिट होगी वो x, वो लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 होगा, ठीक है। तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ gn, जो यहाँ पे हम लोग लिखते थे ना सब्सक्रिप्ट में, तो gn वो किससे बड़ा या बराबर होगा, n2, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर लाई करेगा उसके इक्वल या फिर उससे बड़ा होगा, ठीक। अब हम मानते हैं यहाँ पे कोई n0 क्या है, मैक्सिमम है इन दोनों का, n1 और n2 का मैक्सिमम है n0। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी, ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी का अगर हम यूज करें तो हम d ऑफ xn, x को क्या लिख सकते हैं, d ऑफ xn, xgn और प्लस d ऑफ xgn, x लिख सकते हैं। तो ये लास्ट वाला सिर्फ बचेगा, ये बीच के हट जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से आप समझिए। तो अगर हम यहाँ से देखें ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस की प्रॉपर्टी से, तो xgn तो इसका क्या है, सब सीक्वेंस है, मतलब ये xgn इसके अंदर लाई करेगा। तो अगर हम m की जगह पे xgn कर दें तो क्या ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 नहीं होगा, होगा। तो इस वजह से हम इसकी वैल्यू को एप्सिलॉन बाय 2 लिख सकते हैं, ठीक। और यहाँ से भी हमें पता है, क्या पता है, यहाँ से पता है कि d ऑफ xgn, x की जो वैल्यू होगी वो एप्सिलॉन बाय 2 होगी, ये पता है यहाँ से। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का यूज करके हम क्या बता सकते हैं कि xn, xgn इसका सब सीक्वेंस है, तो xm की जगह पे xgn हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से xn, xgn जो होगा वो एप्सिलॉन बाय 2 होगा, और ये जो है यहाँ से एप्सिलॉन बाय 2 हो गया, तो ये हो गया एप्सिलॉन बाय 2, एप्सिलॉन बाय 2, 2 एप्सिलॉन बाय 2 हो जाएगा। तो 2 से कैंसिल, बचेगा सिर्फ एप्सिलॉन। तो अब कन्वर्ज ये भी करने लगा, xn, x लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ से xn जो होगा वो कन्वर्ज करेगा किस पे, x पे, और xn हमारा क्या है, एक कॉची सीक्वेंस है,
तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि xn जो है वो कन्वर्ज करेगा x पे, और यही हमसे पूछा था कि जो सीक्वेंस होगा कॉची सीक्वेंस xn, ये भी क्या करेगा, कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो कैसे प्रूफ किया, सबसे पहले कॉची सीक्वेंस को कॉची सीक्वेंस की आपको डेफिनेशन यहाँ पे लिख लेनी है। उसके बाद आपको सब सीक्वेंस जो है जो कन्वर्ज कर रहा है उसकी डेफिनेशन को लिख लेना है। उसके बाद आपको जहाँ पे भी कॉची दिखे आपको ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी को वहाँ पे रख देना, ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी को। तो यहाँ से डी ऑफ एक्स एन कॉमा एक्स क्या हो जाएगा, लेसर और इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स एन कॉमा एक्स जी एन प्लस डी ऑफ एक्स जी एन कॉमा एक्स। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ से लेंगे तो एप्सिलॉन बाय 2, इसकी वैल्यू यहाँ से लेंगे तो एप्सिलॉन बाय 2, ये हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन, और ये होती है कन्वर्जेंट की डेफिनेशन। मैंने आपको बताया था एप्सिलॉन बाय 2 हम कब लेते हैं, जब हमें ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी को फॉलो कराना रहता है। अगर 3 एलिमेंट्स आ जाते हैं तो मैंने आपको बताया था तब एप्सिलॉन बाय 3 लेते हैं हम लोग वहाँ पे। तो यहाँ से ये कन्वर्ज कर गया, तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट मेट्रिक स्पेस। आज के लेक्चर में हम लोग बस इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, और आने वाले लेक्चर में इस पे जितने भी बेस्ड हमारे थ्योरम्स हैं या फिर क्वेश्चंस हैं उन सबको सॉल्व करेंगे। तो कंप्लीट मेट्रिक स्पेस की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, मेट्रिक स्पेस is said to be complete metric space if every Cauchy sequence is convergent। एक मेट्रिक स्पेस हमारा कब कंप्लीट मेट्रिक स्पेस होगा, जब जितने भी कॉची सीक्वेंस होते हैं हमारे x में वो सारे के सारे कन्वर्ज करें x में। ठीक है, अगर कोई मेट्रिक स्पेस है मान लेते हैं x, d, वो हमारा कब कंप्लीट मेट्रिक स्पेस होगा, इफ एवरी कॉची सीक्वेंस इन x कन्वर्जेंट इन x। ठीक है, तो ये होती है किसकी डेफिनेशन, कंप्लीट मेट्रिक स्पेस की डेफिनेशन ये हमारी होती है। तो जितने भी कॉची सीक्वेंस होंगे अगर वो कन्वर्ट करेंगे x के अंदर तो हम क्या बोलेंगे कि वो हमारे कंप्लीट मेट्रिक स्पेस को फॉर्म करते हैं, तब इसी मेट्रिक स्पेस को हम लोग कंप्लीट मेट्रिक स्पेस कहने लगेंगे। तो आप इसको नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग और नए टॉपिक्स के साथ में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।